होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 153 के अंदर में, कि हर राज्य के अंदर में एक राज्यपाल होगा। कौन सा आर्टिकल है? गवर्नर होगा। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, 153 के अंदर दिया गया है। जैसे कि हमारे देश के अंदर में राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल नंबर 153 में दिया है। ये क्लियर है आपको? अब पहले क्या था ना, कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता था। 1956 के अंदर में हमने 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया। कौन से नंबर का संविधान संशोधन? 7th नंबर का। 1956 में हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत अब यस हो गया, पहले नो था, अब यस हो गया। ये याद रखना आप लोगों ने। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, कि हमेशा से ही अलाउड था। अगर मैं कहूं कि हमेशा से अलाउड था कि कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का जो है गवर्नर बन जाए, जैसे मान लो कि मुझे जो है वो राष्ट्रपति बुला ले, बोले कि दानी सर क्लास के बाद में थोड़ा सा कॉल पे बात करनी है, एक बार करना, ठीक है। आपको जो है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, सबका गवर्नर मेरे को एक साथ बनाने का है, ठीक है। बना सकते हो मेरे को, ओके। अगर एज वगैरह वाला क्राइटेरिया सारी चीजें फुलफिल हो रही है तो वो बना सकते हैं, ओके। तो अभी यस है क्या? पहले से था? पहले से नहीं था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन में 1000 बच्चा पार कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। हाँ, एक व्यक्ति को एक से अधिक जो है इसमें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन के जरिए किया गया है, तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 के तहत किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट कौन किया करता है इसका? राष्ट्रपति जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ओके। राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है गवर्नर की, ये भी आप लोग याद रखोगे, ओके। और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 155 के अंदर में, कि गवर्नर होगा, ये आर्टिकल नंबर 155 में बोला है। राज्य के जितनी भी कार्यकारी पावर्स होंगे, जितने भी काम किए जाएंगे, जितने भी अध्यादेश निकाले जाएंगे, वो सब किसके नाम पे होंगे? किसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा? सारा का सारा गवर्नर के नाम पे। वो आर्टिकल नंबर 54 में, 154 में, ठीक है, कि जितने भी कार्यकारी शक्तियां होंगी, जितने भी एग्जीक्यूटिव काम किए जाएंगे, वो गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे राज्य में, जैसे केंद्र सरकार में किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर, वैसे ही। और आर्टिकल नंबर 155 में बोला है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, जो गवर्नर है उसका कार्यकाल कितना होता है? गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। वो दिया है आर्टिकल नंबर 156 के अंदर में। तो फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर हर एक बच्चा जो है वो कमेंट के अंदर में देगा जल्दी जल्दी से। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और कल आप लोगों की संकल्प टेस्ट है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प टेस्ट के अंदर में एनरोल करवा लिया है? चाहे वो पेड स्टूडेंट हो, चाहे वो अगर अनपेड स्टूडेंट है तो उन्होंने, ठीक है, आप लोगों का एनरोलमेंट कर लिया है, ठीक है। आपको पता है कि उसको फ्री नहीं रखा है हमने, क्योंकि फ्री रहता है तो उसकी फिर आप लोगों को वैल्यू नहीं रहती। जैसे पिछले बार हमने फ्री टेस्ट ली थी, उतनी आप लोगों ने वैल्यू नहीं की फिर उसकी, उस टेस्ट की। लेकिन अब जो है, जब वो एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट आप दे दो तो उसकी वैल्यू करते हो फिर आप लोग, और उसमें पढ़ते भी हो, ठीक है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने एनरोल कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लेंगे फ्रेंड्स। पेड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल जो है वो फ्री है, क्योंकि पेड स्टूडेंट ऑलरेडी उसके अंदर में है, ठीक है। और जो बाकी के बच्चे वो उसको अलग से भी ले सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स ले लेते हो तो आपको संकल्प टेस्ट कल की फ्री मिल जाएंगी, तो आप लोग फुल कोर्स की तरफ में भी जा सकते हो, ताकि आप लोगों का वो अमाउंट बच जाए। आप लोग जो है फुल कोर्स के अंदर में ही आप लोग ले, उसके अंदर में आपको मिल जाए। कल 9 बजे होंगी टेस्ट आप लोगों की, संकल्प टेस्ट, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। 200 क्वेश्चन की टेस्ट होंगी, ठीक है। 200 क्वेश्चन की टेस्ट, इसकी भैंस का अंडा, ठीक है। कल गदर मचाते हैं अपन लोग। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो ये किया गया, आप लोग आंसर कर चुके होंगे फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? ठीक है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो अफ्रीका में से बहती है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ये कितने लोगों ने, जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लास के अंदर में कॉन्टिनेंट वाली क्लास देखी है हमारी, ठीक है। पेड क्लास में जो हमारी कॉन्टिनेंट वाली क्लास है, 5 लेक्चर लिए मैंने कॉन्टिनेंट के ऊपर में, उसमें आपको बताया कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान जो है, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से गर्म रेगिस्तान कौन सा है, गर्म, तो आपका सहारा होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला जाए तो वो अंटार्कटिका होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, ये भी अफ्रीका में है। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो भी अफ्रीका के अंदर में से ही बहती है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नहीं सताक्षी जी बिल्कुल नहीं, वो नहीं है, ठीक है। आप एलिजिबल हो। तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में कि जो नील नदी है, नील नदी जो है वो कौन से वाले जो है आप लोगों को बताना है। झील में से जो है मेन इसकी नील नदी निकलती है, ठीक है। देखिए नील नदी जो है लेक विक्टोरिया में से निकलती है, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में से निकलती है नील नदी की मुख्य धारा। व्हाइट नील इसको कहा जाता है, सफेद नील नदी। और यहाँ से आती है आप लोगों की, ठीक है, ब्लू नील, ये इसके अंदर में मिलती है, ठीक है। सूडान के अंदर में जाकर मिलती है, और फिर ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं। बाकी नील नदी की मुख्य धारा ये व्हाइट नील है, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से जाकर कौन से वाले सागर में मिलती है, आप लोग बता सकते हैं मुझे? ये मिलती है भूमध्य सागर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, भूमध्य सागर के अंदर में, ओके। अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह, वहां पर में जो है वो भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से लेक विक्टोरिया जो है ना, यहाँ से ये निकलती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। लेक विक्टोरिया में से, लेक विक्टोरिया। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि संकल्प टेस्ट जो है उसके अंदर में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। जो भी फर्स्ट विनर रहेगा उसको 11,000 रुपए का इनाम है, ठीक है। जो सेकंड विनर रहेगा उसको जो है फ्रेंड्स 5,000 रुपए का इनाम है। जो थर्ड रहेगा उसको 3,000 का। चौथे से जो है फ्रेंड्स 10वें तक 1,000 रुपए का इनाम है और 11वें से 20वें तक 500 रुपए का इनाम है। आप लोग जो है जिन बच्चों ने पेड क्लास ली है, पेड बैच लिया, उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग 49 रुपीज के नॉमिनल प्राइस के अंदर में, आपके रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स इसमें एलिजिबल हो सकते हो और पढ़ाई इतनी कीजिए कि आपका उसका 10 गुना निकल जाए आपका, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी भी मौका है और ये 200 क्वेश्चन देने का मौका मिल रहा है आपको पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग इसको कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये ऐप के ऊपर में होंगी तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का, ये 2016 का क्वेश्चन है, बीपीएससी के अंदर में आया हुआ, ओके। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा सकूं। तो तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, मतलब तेल का भंडारण सबसे ज्यादा कौन से देश के अंदर में है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये ऑफिशियल डेटा जो है ना, अभी लेटेस्ट वाला, उसके अनुसार मैं आप लोगों को आंसर जो है वो उसका बताऊंगा। जो ऑफिशियल डेटा ओपेक का आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, ओपेक का डेटा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर सारे हैं यहाँ पर में। तो आंसर होगा आपका वेनेजुएला के अंदर में। तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व, सबसे ज्यादा तेल का कोष कौन से देश में है, वेनेजुएला के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। और ये अभी जो 2023 के अंदर में ओपेक की रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही बात की गई थी, ओपेक इसके अंदर में है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर का कोष किसके पास में है, तो फिर वो सऊदी अरब आता है आप लोगों का, ठीक है, सऊदी अरेबिया। अदरवाइज पहले नंबर पे कौन है, वेनेजुएला है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो लिखो सभी लोग यहाँ पर में, सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व किसके पास में है, वेनेजुएला के पास में। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात की जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि सऊदी अरेबिया के पास में। मैं लिख देता हूं यहाँ पर में, फर्स्ट नंबर पे है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग बता सकते हो कौन हो सकता है, थर्ड नंबर पे है कनाडा। ये ऑयल प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, ये तेल कोष के बारे में कि उनके पास में तेल है, अब वो उत्पादित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनका मसला है, ठीक है। बात यहाँ पर में है कि क्या उनके पास में तेल है, तो सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास में है। वेनेजुएला कौन से कंटिनेंट की कंट्री है ये भी आप लोग मुझे बता देंगे, कौन से महाद्वीप के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 2018 में, ये देखिए ये आप लोगों का 2016 में आया था, ये 2018 के अंदर में। अब ये क्वेश्चन आपकी टीआरई में आ सकता है, 70वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ सकता है, यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, झारखंड के अंदर में पूछा जा सकता है, बंगाल के अंदर में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाया जा रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना आप सभी लोग, ठीक है। 1,000 लाइक के हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब यहाँ पर मैं देखो, पिछले क्वेश्चन में था कोष, सबसे ज्यादा तेल किसके पास में है, यहाँ पर मैं बात हो गई उत्पादन की। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है तेल का, तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है, वैसे तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास में, लेकिन सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर आप लोगों का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है फ्रेंड्स ये करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए था, एग्जामिनर ने उसका ट्रांसलेशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किया था, जो कि गलत था। बट हमेशा एग्जाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इंग्लिश के अंदर में जो लिखा हुआ होता है उसको माना जाता है। ये हर एग्जाम के अंदर में पहले ही वो लिख के दे देते हैं वो लोग, ठीक है, जो कि गलत भी है एक तरीके से यार, जब दे रहे हो तो दोनों में सही देना चाहिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि पहले नंबर पे अगर उत्पादन की बात की जाए आप लोगों से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का जो है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर सारे पहले उत्पादन के मामले में हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे उसके बाद में बात की जाए, लेटेस्ट डेटा के अनुसार बता रहा हूं, तो ये आंसर होगा आप लोगों का रशिया, सेकंड नंबर पे, रशिया। उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पे है रशिया, लेटेस्ट डेटा के अनुसार, जो अभी करंट कंडीशन है। उस समय की कंडीशन के अनुसार था आप लोगों का सऊदी अरेबिया, लेकिन आज की कंडीशन के अनुसार 2024, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं, अब की कंडीशन के अनुसार रशिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है पहले नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में, दूसरे नंबर पे रशिया है और तीसरे नंबर पे फिर सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों का उत्पादन के मामले के अंदर में, ऑयल प्रोड्यूसर उत्पादन के मामले। और मैं आप लोगों को ना ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बीपीएससी के, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझिए आप लोग, जो बच्चा कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 957 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जो है सेशन को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। 2000 लाइक्स और 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए, हर एक बच्चे एक एक जगह पे शेयर कर देगा तो हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक्स। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिखता हूं, ठीक है। तो 2028 का ओलंपिक कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेंगी, ये आपसे पूछा जाएगा। और आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी जगहों के ऊपर में।
तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की 2028 का ओलंपिक्स कौन होस्ट करने वाला है, पेरिस अभी कर चुका है, पेरिस ओलंपिक हो चुके हैं, रोम है, लॉस एंजेलिस है, जिनेवा है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? देखिए लॉस एंजेलिस जो है, ठीक है, 2028 का, ठीक है, उसको मेजबानी का अधिकार मिला हुआ है। तो लॉस एंजेलिस कहां पर में है फ्रेंड्स? यूएसए के अंदर में है, ये याद रखना है। 2024 का जो था आपका वो पेरिस ने किया था, ठीक है, लॉस एंजेलिस यूएसए के अंदर में है, इसने जो है इसको ये किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने 2028 के ओलंपिक के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल पार्टनर किसको बनाया है, मतलब कि भारत की तरफ से कौन जो है उसको प्रमोटर रहेगा, उसको प्रमोट करेगा 2028 के ओलंपिक को। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का नाम कितने लोगों ने सुना है कभी ना कभी? उसके आप लोगों ने पेट्रोल पंप वगैरह देखेंगे, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल कितने लोगों ने नाम सुना है? भारत की सरकारी कंपनी है भाई बीपीसीएल, सरकारी कंपनी है, ओके, सरकारी कंपनी है बीपीसीएल। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल जो है इसको जो है ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर बनाया है, यहाँ पर मैं स्पॉन्सर बनाया है, ये आप बोल सकते हो एक तरीके से कि भारत की तरफ से ये स्पॉन्सर है, ठीक है, उसका बीपीसीएल। कौन से वाले ओलंपिक के अंदर में? 2024 के लॉस एंजेलिस के ओलंपिक के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला ओलंपिक जो है फ्रेंड्स वो कब हुआ था? पहला मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है, पहला मॉडर्न ओलंपिक, ये मैंने पेड क्लास के अंदर में जब आप लोगों को करंट अफेयर्स करवा रहा था उसके अंदर में भी करवाया मैंने, ठीक है, कि पहला मॉडर्न ओलंपिक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1896 के अंदर में हुआ था, एथेंस के अंदर में, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर में कर चुके हैं, बाकी बच्चों को याद होगा, आप लोग भी प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, पहला मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है, 1896 में, वेरी गुड साधना, 1896 के अंदर में एथेंस के अंदर में हुआ था, 1896 के अंदर में एथेंस के अंदर में, ठीक है। चलिए ये आप लोग याद रखेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मशहूर नारा है इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछा जा सकता है। चलिए 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 17 मिनट भी होने के बच्चे और 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, ठीक है, 1000 लाइक्स हुए, जल्दी जल्दी से सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोग, तो और भी क्वेश्चन आपको करवाए जा सकते हैं। हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर कर देगा और इस क्लास के बाद में आपको टेस्ट मिलने वाली है, जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसको टेस्ट मिलने वाली है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये सेशन और अभी साइंस का लेक्चर होगा, इन दोनों को मिलाकर आपकी एक छोटी सी टेस्ट ऐप के ऊपर में होगी, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हजरत मोहानी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब ही होता है क्रांति, ठीक है, क्रांति, क्रांति जिंदाबाद, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनकलाब जिंदाबाद। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में दिया था। बाद में भगत सिंह ने इसको और पॉपुलर कर दिया, भगत सिंह ने जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, ठीक है, बम फेंकने गए थे, तो किसके साथ गए थे भगत सिंह? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? भगत सिंह किसके साथ गए थे? बटुकेश्वर दत्त के साथ में, बी के दत्त के साथ में गए थे। नेशनल मूवमेंट वाली क्लास के अंदर में आपको करवाया है मैंने ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में गए थे, उस समय में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगा रहे थे वो, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये कौन कौन ने कितना नारा दिया था ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबादी की जो है ये कविता है, ठीक है, बीपीएससी 2015 में ऑलरेडी आ चुका है। ये आप लोगों का वन लाइनर वाला जो आपको प्रोवाइड किया गया उसमें भी दिया गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2015 में आया था। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ठीक है, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बीपीएससी टीचर 4.0 आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ना है या आप क्या करना है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है फ्रेंड्स अल हिलाल, और एक और पत्रिका है वो आप लोग मुझे नाम बताओगे जल्दी जल्दी से कि दूसरा वाली पत्रिका का नाम क्या था, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का दूसरी जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद जो थे फ्रेंड्स उन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक तो निकाली थी अल हिलाल और दूसरी वाली का नाम था अल बलग, ठीक है। जितने भी लोगों ने लिख दिया था, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है हमारी रैंक बूस्टर वाली क्लासेस देखी, रैंक बूस्टर वाली क्लासेस के अंदर में भी आपको बताया। नाउ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की संकल्प टेस्ट जो है वो कल आप लोगों की 5 अक्टूबर को, इंटरनेशनल जो है टीचर्स डे है आपका 5 अक्टूबर को रात में 9 बजे ये टेस्ट होने वाली है। जितने भी बच्चों ने एनरोल कर लिया है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो लोग एनरोल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इस करना चाहते हो इसमें अलग से, अदरवाइज जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, आप लोग अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल उसके अंदर में कर सकते हो। तो पेड अगर जिन्होंने नहीं लिया है वो टीचिंग परीक्षा का 4.0 का पेड बैच ले सकते हो, उसके अंदर में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी संकल्प टेस्ट के साथ में, पूरा का पूरा कोर्स, प्लस आप लोगों को जो है रैंक बूस्टर, नॉलेज कैप्सूल, ठीक है, एनसीईआरटी डू यू नोज, ठीक है, पूरा जो सारी की सारी चीजें आप लोगों की एनसीईआरटी का जिस्ट है, इसके अलावा आप लोगों का जो आपको वैदिक मैथ्स मिल रहा है, सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएगी कोर्स के अंदर में, ठीक है। चलिए बाकी अभी नवरात्रि का 51% का ऑप्शन है तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। हु रूट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कल दिखा देना आप लोग, ठीक है, कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर में है। तो बीपीएससी 2015 की क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है ये। तो बिस्मिल, तो ये बिस्मिल कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है। चलिए तो आंसर इस ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बिना ऑप्शन के चलो आंसर करो आप लोग, ठीक है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिना ऑप्शन के 66वीं बीपीएससी का आंसर कौन बच्चा कर सकता है? अगर कर दिया आप लोगों ने तो मतलब आप लोग जो है एक लेवल आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, बताइए जल्दी से। रैंक बूस्टर सीरीज जो पेड कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिली है, ठीक है, उसमें भी हमने करवाया ये। अरे आंसर लिखकर बताओ, ई तो सब लोग बताइए, आंसर लिखकर बताओ। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी, वेरी गुड। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी यहाँ पर मैं दिया नहीं है आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, तो सी आंसर जितने भी लोग लगा रहे हैं उन सबका गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, इसी वजह से आंसर ई होगा। ठीक है, 66वीं बीपीएससी वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला था ये, जिन्होंने भी पेपर सेट किया था आपका। ओके, बिस्मिल अजीमाबादी की कविता ये। नाउ नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कितने स्वयं सेवियों ने प्रतिभागी किया था? तो देखो दांडी यात्रा जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना है कि कौन से साल निकली थी, तो ये 1930 के अंदर में निकाली थी गांधी जी ने। ठीक है, डेट कौन सी थी, तो 12 मार्च थी ये। ठीक है, 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से 1930 के अंदर में। ओके, ये साबरमती आश्रम से जो है फ्रेंड्स ये निकली और दांडी नाम की जो जगह है वहां पर मैं पहुंची। गांधी जी जो है जब ये निकले थे गांधी जी, तो गांधी जी के साथ में कितने लोग थे? ये है गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी के साथ में कितने थे? तो गांधी जी के साथ में थे 78 लोग और। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को जो है स्क्रीन आ रही होगी। ओके, चलिए, तो गांधी जी के साथ में कितने लोग गए थे? ठीक है, गांधी जी के साथ में 78 लोग गए थे, और जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तब इंटरनेट भी शायद वो चला गया, उसको लगा कि भाई दांडी यात्रा में जाना है करके। ओके, चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में 78 लोग गए थे। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से और दांडी तक गया था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट की कि और क्या क्या चीजें आप लोगों ने याद रखनी है इसके अंदर में, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा के अंदर में, ठीक है, 78 लोग गए थे, क्या उसमें से कोई बिहार का व्यक्ति था, कोई बिहारी था क्या उसके अंदर में? ठीक है, कोई बिहारी था क्या, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको करवाया है फ्रेंड्स की गिरिवीधर जो है यहाँ पर में चौधरी जी तो थे, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, वो भी थे। एक बिहारी था इसके अंदर में। ठीक है, इन 78 लोगों में एक बिहारी भी था, वन बिहारी सब पे भारी। ठीक है, तो एक बिहारी था। ठीक है, उनका नाम था गिरिवीधर चौधरी। ठीक है, तो गिरी, ओके, तो आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी। तो बार-बार जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक बिहारी कौन थे जो है इन 78 लोगों में शामिल थे, वो थे गिरिवीधर, ठीक है, चौधरी, गिरिवीधर चौधरी। इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, कारो बाबू के नाम से भी। तो कारो बाबू भी आ सकता है आप लोगों का, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कारो बाबू। तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा जो है फ्रेंड दांडी यात्रा कितने कितने डिस्टेंस की थी? तो ये 240 माइल्स की थी, जिसको जो है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली कई बार 241 माइल्स भी लिख दिया जाता है। तो दोनों ही सही है आपका। ठीक है, आपका क्योंकि एग्जैक्टली अब गांधी जी जो है वो एकदम सीधा-सीधा तो गए नहीं होंगे कि 240, हो सकता है कि उनको सुसु वगैरह लगी हो तो ऐसे साइड में उधर गए, जंगल में, पेड़ के पीछे में उधर में, फिर वहां से आए तो उसको भी गिन लो आप। ठीक है, फिर उधर गए, फिर थोड़ा जाके बैठे होंगे किधर साइड में, मतलब 240 41 इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो 241 मील मील जो क्वेश्चन में आया था आपका, ठीक है, उसको सही माना गया था। तो 240 241 ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो 240 241 मील्स दोनों के दोनों सही है आप लोगों के, गवर्नमेंट बुक्स के अंदर में ही दोनों दिया हुआ है। ओके, तो 240 241, ठीक है, माइल्स आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगर मैं इसको बात करूं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं फ्रेंड्स, तो ये किलोमीटर के अंदर में हो जाता है 387 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 386 387 किलोमीटर के आसपास में ये हो जाता है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इसका डिस्टेंस। तो दांडी यात्रा का डिस्टेंस अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन थे? ठीक है, कौन सा पत्रकार था जो गांधी जी के साथ में गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? आ सकता है ना कि दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ में कौन सा पत्रकार गया था? और कौन से देश का था वो पत्रकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेब मिलर याद रखें आप लोगों ने गांधी जी के साथ में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो दांडी यात्रा के समय में दांडी यात्रा के समय में गांधी जी के साथ में कौन थे? ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। वेब मिलर, ये याद रखें आप। कहाँ के पत्रकार थे? ये यूएसए के पत्रकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आप लोगों का। एक बार जल्दी-जल्दी से फ्रेंड जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम लोग जो है आप लोगों के लिए लगातार और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लेकर आते रहे। ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन थे? वेब मिलर नाम के जो है अंग्रेज पत्रकार थे, यूएसए के पत्रकार थे ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वेब मिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी जानकारी है मेरे पास में देने के लिए। ठीक है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? बताइए जल्दी से, दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? गांधी जी ने दांडी जाकर क्या जो है उन्होंने बनाया था? सर्दी हो गई है थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी अगर आपको आवाज में कुछ इशू आ रहा हो तो। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ दांडी यात्रा जो है उसके बाद में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको कहते हैं आप लोग। क्यों किया था गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह? क्योंकि नमक के ऊपर में टैक्स लगा दिया गया था और गांधी जी चाहते थे, ठीक है, कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज
जो कि हर किसी के खाने के अंदर में शामिल होती है, उसके ऊपर में इस तरीके से अमानवीय तरीके से टैक्स लगाकर उसके दाम बढ़ा देना और कोई और नमक बना भी नहीं सकता, ये भी आदेश जारी करना, ये गलत है। तो गांधी जी गए, ठीक है, दांडी टुबुक 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 गए दांडी में, ठीक है, दांडी में नमक बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, नमक क्या, नमक ऐसे उठाना ही तो होता है, नमक अपने आप ही बनता है, जब खारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नमक बच जाता है। गांधी जी ने उठाया नमक, बड़े रो बना लिया नमक मैंने, बस वाला, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, 78 फॉलोअर्स के साथ में गांधी जी गए थे दांडी तक। दांडी कहाँ पर में? गुजरात के अंदर में। साइमन कमीशन में भारत के लिए क्या परिकल्पना की थी? तो भारत को क्या बनाना, देखो साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग दो चार चीजें याद रखिए, ठीक है। ये साइमन कमीशन जो है, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका गठन किया गया था आपका नवंबर 1927 में, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसका गठन कब किया गया था? 1927 के अंदर में, नवंबर में। ये भारत कब आया? ठीक है, भारत भारत में कब आया? ये भारत में आया था फरवरी 1928 के अंदर में। देखिए ये दो पॉइंट है, बनाया कब गया और भारत में कब आया, ये दो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। नवंबर 1927 में बनाया गया और भारत के अंदर में फरवरी 1928 के अंदर में आया। इसका आने का मेन मकसद क्या था? भारत के अंदर में जो संवैधानिक जो और संशोधन किए जा सकते, क्या भारत के अंदर में एक नया स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, सुधार किए जा सकते हैं, उसको उसको जो है देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। तो भारत के अंदर में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं, संवैधानिक सुधार क्या किए जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ भेजा गया था। उसने क्या सुझाव दिया था? तो उसने सुझाव दिया था कि भारत को एक फेडरेशन बना देना चाहिए। फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ फेडरेशन का मतलब क्या होता है। अगर फेडरेशन बनता भारत, तो इस तरीके से होता, ये जो पूरा भारत है वो ऐसे बन जाता कि भाई जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और कुछ इलाके ऐसे जो राजे रजवाड़े हैं, इनके बीच में क्या होता कि हम एक देश बन गए हैं करके, ठीक है, फेडरेशन। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, थ्रू एग्रीमेंट इकट्ठा आए हैं और किसी के पास में बाहर निकलने का अधिकार होता है, ठीक है, उस फेडरेशन से। तो फेडरेशन बनाने का उन्होंने जो है बोला था, बट वो कभी आ नहीं पाया, ये याद रखना आप लोगों ने। तो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत को एक फेडरेशन बनाना चाहिए, बट वो कभी बन नहीं पाया, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ठीक है। और आप देख सकते हो बिहार एससीईआरटी जो कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए, उसमें भी ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स 1919 का जो कानून था, उसमें ये बोला गया था कि 10 साल बाद, ठीक है, एक कमीशन बनाया जाएगा भारत में और क्या सुधार किए जा सकते हैं उसकी जांच के लिए। तो वैसे बनना चाहिए था 1929 में, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने की वजह से उन्होंने 1927 में ही बना दिया उसको, ठीक है। चलिए, तो साइमन कमीशन के बारे में आप देख सकते हो, ये बीपीएससी की बुक है जो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है आप लोगों के लिए। जितने भी बीपीएससी तैयारी 4.0 के बच्चे हैं, सबको दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नॉलेज कैप्सूल में आपको पढ़ाया है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? पहले आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको हमने क्या बोला था? ठीक है, आई टू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटूक। तो आईटूक के जो है वो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला सेशन कहाँ पर में हुआ था, ये भी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था पहला, और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये नॉलेज के स्कूल के अंदर में आप लोगों ने किया होगा, है ना? चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये बुक आपको अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। बीपीएस जो बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस आईटूक फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920, ये पूरा का पूरा मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास में भी कराया है। लाला लाजपत राय जो है उसके चीफ थे, मतलब उससे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। बॉम्बे में हुआ था इसका सेशन, ये याद रखना है आप लोगों ने पहला। अब देखिए आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड, आई टुक। क्या ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं है मैंने? जितने भी लोग हैं जिन्होंने, जल्दी बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को ये याद है नॉलेज? जितने भी बच्चों ने नॉलेज कैप्सूल देखी है वो बता देंगे। 5 तारीख को जो टेस्ट है उसमें कैसे ऐड होना है? ज्योति रावत जी, देखिए 2 तरीके हैं, एक तो अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है वो, ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? उसके अंदर में कि कैसे आप उसमें क्लास देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी, कैसे आप जो है वो करना है, टेस्ट देना है, ऑटोमेटिकली आपके कोर्स में ही आ जाएगा वो। और जो बच्चे जॉइन होना चाहते हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, वो 49 रुपीज़ की एक नॉमिनल फीस है, उसको देकर जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग उसको देख लीजिए। जो बच्चे पेड शाम तक जॉइन हो जाएँगे, उन लोगों के लिए वो फ्री रहेगा।